ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है। मैंने देखा उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना और सारी ज़िंदगी इन्होंने हमें यही बोला इंडिया से ये कर देना वो कर देना, हमारे जज्बात से खेला इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने ये सख्त ज़्यादती है हमारे साथ। इतनी तकलीफ है हमें इस बात की कि उन्होंने बोला ये महंगाई से ही मर जाएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जोश जो जज्बा जोश हमारे पास है ना, किसी के पास नहीं है, अल्लाह के पास पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से। और मौत के चांसेस 97% है। मेरे पास पूरी रिसर्च है, मैं बड़ी देर से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि हमें इसका मुझे पता तो था कि ये है क्या, पहले मालूम था, सुन रखा था, ये दुनिया के दीगर ममालिक में है, पाकिस्तान में नहीं था। पाकिस्तान में एक आधा केस आया था कराची में 2015 में, उसके बाद नहीं आया। लाहौर में अब इसका पहला केस आ चुका है 2023 में, और ये पहला केस बड़ा अजीबोगरीब तरीके से आया है। चाइना के मंसूबे, आगे की विशेष भविष्य की प्लानिंग करते हुए चाइना के कैसे मंसूबे फेल करने, उसके लिए अभी से तैयारी चालू हो गई है। अब पहली बात तो हम सब जानते हैं चाइना की सिर्फ और सिर्फ हैसियत है वो गुत्थम गुत्था करने की, लाठी डंडे चलाने की है। चाइना एक भी गोली नहीं चला सकता, वो चलाता है तो उसके परिणाम उसको पता है कितने खौफनाक हो गए। लेकिन जो वो चाहता है हर बार मुंह उठा के चलाएगा और गुत्थम गुत्था करके यहाँ पर मारपीट करके वापस चलाएगा, उसमें काफ़ी हमारे जवान जख्मी होते हैं, कईयों की शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन अब उसके लिए भी जो है बेहतर चीज़ें उस हिसाब से प्लानिंग बन रही है, और अगर उस चीज़ के हिसाब से भी प्लानिंग ना बन पाए तो फिर बेकार है। अभी भी उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि बिना हथियार के, बिना गोली चलाए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें की जाए, क्योंकि पता है गुत्थम गुत्था ही होगी, उसमें मारपीट ही हाथ वाली लड़ाई होगी, उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और पहले भी हम देखते हैं भारतीयों से ज़्यादा कहीं ज़्यादा नुकसान चाइनीज़ को पहुँचता है, तो उस चीज़ को और आगे कैसे बढ़ाएं, उस पर भारी काम आजकल चल रहा है। भाई यही वजह कि ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये बस खाने पे लगी हुई है, मुल्क पर ध्यान नहीं है, बस महंगाई पे महंगाई करती जा रही है, कोई भी मुल्क हमारे साथ मिलने को तैयार नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जो है अच्छे तरीके से मुल्क को चलाए। ना झील की ज़रूरत है और ना ही इसको समंदर की ज़रूरत है, बल्कि ये डस्ट जो होती है, गर्द जो होती है, ये उसमें भी ज़िंदा रह लेता है और उसके ज़रिए भी इंसान के जिस्म में जा सकता है। इसका मेन काम होता है आपके दिमाग को खाना। ये अंदर जाके नाक के ज़रिए आपके अंदर जाता है और दिमाग में बैठ जाता है और दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देता है। 15 दिनों के अंदर बताया जा रहा है, मैं अभी पढ़ रहा था, इसका फर्टिलिटी रेट जो है 15 दिनों में इसके सिम्टम्स, इसके जो अलामात हैं वो इग्नोर करना चाहते हैं। इंडिया में क्या इलेक्शंस हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर भारत अगर एक मिसाइल दाग देता है और वो मिसाइल पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान की सरकार को इस चीज़ का पता चलता है कि ये मिसाइल तो इन्होंने फायर की, और हमारी लीडरशिप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती है कि हम उस मिसाइल को देख रहे थे, इससे बचाव का तरीका भी बताया गया है। तो अगेन नाजरीन, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये वीडियो कार्य सवाब समझ के शेयर कीजिएगा, बिकॉज अभी भी बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता, क्योंकि ये ख़बर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। ये ख़बर अभी जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरह से आई नहीं है, लेकिन मैंने इसको अभी पढ़ना शुरू किया तो डॉन अखबार ने इसको छापना शुरू किया है, बड़े जंग अखबार ने इसको छापा है, अब इसको अखबार छापना शुरू कर रहे हैं, यानी इसको संजीदगी से लिया जा रहा है। तो बाएं बाजू के हों, किसी सियासी जमात को फर्क ही नहीं पड़ता, या तो फिर पाकिस्तान ये समझ बैठा है कि यार ये जो लीडरशिप बैठी हुई है वहाँ पे इनको जवाब नहीं देना, बिकॉज ये लीडरशिप सारी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक वो लगे हुए हैं, एक रैट्रिक में लगे हुए हैं। इनको इस चीज़ का पता है कि आप पाकिस्तान के बारे में बोलते रहो, बातें करते रहो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक तरफ तो आपको पता है इस वक्त छत्तीसगढ़ में वो जो एक मॉइस्ट इंसर्जेंसी चल रही है, इसका इलाज तो जारी है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना उसके टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं, और मेन रीज़न पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लाहौर में ये आदमी कैसे आ गया, क्योंकि इसकी जब ट्रैवल हिस्ट्री पता की गई तो इसने पिछले कई सालों से कराची का विज़िट नहीं किया है, क्योंकि बेसिकली ये जो बीमारी है ये कराची से इसका आगाज़ हुआ था। कराची में एक आधा केस इसका आया था और वहीं पे इसको रोक लिया गया था, तो कराची भी इसने ट्रैवल नहीं किया, लिहाजा इसको ये बीमारी लगी कैसे। वो एक शख्स ने पहले कहा था कि जब हम 30, 35, 40 साल पहले बाहर निकलते थे
तो अगर हम पत्थर भी लाल चौक या डल गेट में निकालते थे, वो सोने की भाव बिक जाता था। 30-35 सालों ने हमें इतना पीछे कर दिया कि अगर सोना भी बाहर निकालते थे तो वो पत्थर की भाव बिक जाता था। मगर सबसे बड़ा अफजल तालाबों की। उसके बाद वो ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जहाँ से आप लोग पानी भरते हैं, वहाँ की ट्रीटमेंट उनकी इंस्पेक्शन की जा रही है, क्योंकि ये पानी के ज़रिए इंसान के जिस्म में दाखिल होता है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, ये पानी पीने से दाखिल नहीं होता आपके जिस्म में, पानी पीने से दाखिल नहीं होगा, ये होता है आपके नाक के ज़रिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा था तो गोरों ने जो रिसर्च की हुई है वो तो कहते हैं कि ऐसे पूल में मत जाएं। मामलात रहे कि जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभाली और ऐसा वजीर आजम हिंद मिला, तो उन्होंने पहले ही उन दुकानों को ताला लगा दिया जो हमें यहाँ के नौजवानों को मरगुजारों का रास्ता दिखाते थे, और जिनको यहाँ तो आज तक हमारे जो मेरी जनरेशन के लोग हैं इनको सताया गया, मगर वाहिद वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। तब भी पानी का इस्तेमाल हम अपने नाक के ज़रिए करते हैं, वो है वज़ू करके। मुसलमानों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो जिस तरह से सफाई के हालात हैं, उनको ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। आम आदमी फिर भी स्विमिंग करते हुए लोग अक्सर नाक पे वो लगा लेते हैं, क्लिप सा लगा लेते हैं, या कोशिश करते हैं सांस रोक के रखें या नाक से सांस ही मत लें ताकि पानी अंदर ना जाए, ऐसा होता है। लेकिन मुसलमानों का मसला ये है कि उन्होंने नाक में पानी डालना ही डालना है और दिन में 5 वक्त डालना है, ख़ास तौर पे जो कि पक्के नमाजी हैं। बोर का पानी होता है तो ये तो रहता ही रहता है। तो अब उस गर्म पानी को नहाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, वज़ू करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका नाक के ज़रिए उसका जाना बहुत एक डरावनी चीज़ होती है। दूसरा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये मैन टू मैन नहीं फैलता, इंसान से इंसान में मुंतकिल नहीं होता जैसे कोरोना हुआ करता था। तो इसके लिए आइसोलेशन ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं किसी को खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो गया है उसको उठा के घर के किसी एक कोने में फेंक दो, ऐसी इसकी ज़रूरत नहीं है। दिमाग फट जाएगा। अभी जारी बात है, दिमाग को जो खा रहा होता है वो, फिर नौजिया होती है, वॉमिटिंग मतली आती है और उल्टियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा, बहुत उल्टियाँ करता है, ट्रेमलिंग, कांपता रहता है इंसान। अच्छा, symptoms like those of meningitis including a stiff neck and extreme sensitivity to light, photophobia, यानी आपकी गर्दन अकड़ जाती है और लाइट आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, रोशनी चाहे सूरज की हो चाहे किसी बल्ब की हो। मेंटल कन्फ्यूजन, दिमाग आपका अपनी एक जगह पे नहीं रहता, आप उसके बाद फ़िलहाल ये बेहोश है और कहा जा रहा है ये कोमा में होगा अब, यानी आखिरी स्टेज जो है वो इसकी पहुंच चुकी हुई है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, इसका जो फर्टिलिटी रेट है नाजरीन वो 97% से ज़्यादा है, 97% से ज़्यादा है। जिस तेज़ी के साथ में पिछले 8-10 सालों में काम हुआ है, इसमें एक चीज़ हमको थोड़ा सा विस्तार में समझे। चाइना पिछले 20-25 सालों से, बल्कि मैं कहूँगा 25-30 सालों से अपने बॉर्डर्स को मजबूत कर रहा है, और भारत 1984 या चलो हम मान लेते हैं 1989 के बाद से, 1989 से 2014 तक, इस बीच में ये जो 11 उधर और 14 इधर, ये 25 साल का जो टाइम रहा, इस 25 सालों में भारत में स्टेबल सरकारें नहीं थी, जोड़ तोड़ की सरकारें थी, फुल मेजॉरिटी किसी की थी नहीं। और शायद इसको अच्छा लगे, कहने लगे, लेकिन काबिल कुछ प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे काबिल हुए, कुछ उतने काबिल नहीं थे, लेकिन उन जो काबिल थे भी उनके पास में उतनी पावर नहीं थी, उनकी उतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी मनमर्जी चला लें। क्योंकि बहुत आसान तरीका होता है दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए, बहुत आसान है कि यदि किसी के पास 20 सीट है, उसको इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो कि वो धमकी देने लगे सरकार को। यानी कि एक तरफ 200 सीट वाली पार्टी, एक तरफ 20 सीट वाली, अरे 5 सीट वाली, वो फैल जाते हैं कि नहीं मेरी बात नहीं मानो कि मैं सरकार गिरा दूंगा, और मजबूरन माननी पड़ती है बात, क्योंकि आखिरकार सत्ता ही तो है। बाद में ये सब तो बाई प्रोडक्ट होते हैं, कानून बदलना, बॉर्डर करना, लेकिन मुख्य चीज़ तो सत्ता ही होती है। तो 25 साल भारत में ये जो जोड़ तोड़ की सरकारें रहीं, बहुत बुरा फेज इससे भारत में रहा है। 2014 में जब और उसके पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी ठीक काम होता था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी उस समय के हिसाब से बहुत ठीक काम होता था, लेकिन जोड़ तोड़ में नहीं सही हुआ। अब फिर से काम चालू हुआ बॉर्डर की मजबूती का। अभी भी आप देखो, जैसे
भारत के अंदर अभी नेपाल से विवाद चल रहा है, नेपाल से विवाद चल रहा है, वो अपनी ज़मीन ग्रेटर नेपाल लेने की बात कर रहा है। हालांकि वो चीज़ हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक बात आप देखो, भारत के नेपाल के साथ जितने बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उससे कहीं ज़्यादा डिस्प्यूट हमारे बांग्लादेश के साथ है। लेकिन चाइना चाहता तो बांग्लादेश के थ्रू भी ये करवा सकता था, लेकिन उसने करवाया नेपाल के थ्रू। क्यों? क्योंकि उसको हिंदू वर्सेस हिंदू का खेल करवाना, उसको लड़वाना है, स्वाभाविक सी बात है। जितना ज़्यादा फूट होगी उतना ज़्यादा उसको मज़ा आएगा अपना। और यही चीज़ आगे चल के वहाँ पे जो नॉर्थ बंगाल का इलाका है वहाँ पर भी हिट करेगी, वहाँ पर भी गोरखा आबादी ज़्यादा है। ये धीरे धीरे इसको हिंदू वर्सेस हिंदू करते करते गोरखा वर्सेस अदर हिंदू कर देंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे भी ये खेल करेंगे। तो पूरी पूरी बहुत सोची समझी चाल के तहत नेपाल वाला भी कांड हो रहा है, ताकि नॉर्थ बंगाल में भी ये ऐसे ही जो अस्थिरता है ये बना सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस पे बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा इन सब मामलों पे पैनिक ना करें, कोई भी ऐसे ही कुछ भी ना करें। काबिल लोग जो हैं, चलो सरकार पे किसी को नहीं भरोसा मत करिए, लेकिन कम से कम जो अधिकारी जन बैठे हैं, जो इतने काबिल माइंड है, इतना पढ़ के पहुँचे हैं, कम से कम उन्हीं पर भरोसा करके छोड़ दिए। थोड़ा सा वो लोग भी ठीक से इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, कुछ इतना बुरा नहीं होगा।